Hello aspirants. So हिस्ट्री PYQ सीरीज 2011 टू 2022 इसमें आप सभी का स्वागत है। और जैसा हमने डिस्कस किया है कि हमारा फोकस रहेगा कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को अगर पढ़ा है और रिवाइज नहीं हुआ है तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और कम पढ़ा है तो कॉमन सेंस और जो हमारा ओवरऑल ऑब्जर्वेशन है उस हिसाब से भी हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। प्लस कंसेप्चुअल क्वेश्चन अगर है तो उसे हर एक स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए हर एक के बीच का रिलेशन कैसे है, या एक ही स्टेटमेंट के बीच में दो फैक्ट्स के बीच का रिलेशन कैसे है, ये समझ के हमें कैसे सॉल्व करने जा रहे हैं वो आज हम सिक्वेंशियली देखेने वाले हैं। तो हर एक सीरीज में आपको नई नई कड़ी मिलती जाएगी और आपका प्रिपरेशन एकदम सिंप्लीफाई होते जाएगा। तो आइए चलते हैं, आप पहला ही क्वेश्चन देख लेंगे। तो जैसे कि हमें पता है कि दो क्वेश्चंस आर्ट एंड कल्चर के पूछे जाते थे, तो उसमें जैनिज्म और बुद्धिज्म का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस या वेटेज रहता है। और हालांकि एक फोबिया कैंडिडेट्स के बीच में है या एस्पायरेंट्स के बीच में है आर्ट एंड कल्चर को लेके, तो वो आर्ट एंड कल्चर का ये फोबिया है। अभी क्वेश्चन जैसा हम सॉल्व करना शुरू करेंगे तो अपने आप वो फोबिया निकल जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आप कॉमन सेंस की वजह से आसानी से आप सॉल्व करने वाले हो, और कैसे करते जाओगे आप वो अपने आप आपको दिखेगा। पहला हमारा क्वेश्चन जैनिज्म का ही है। तो क्वेश्चन पहले आने के थोड़ा सा पहले जैनिज्म की बात कर लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि जैनिज्म बुद्धिज्म हार्ट एंड सोल है यूपीएससी का। तो जाहिर सी बात है, जैनिज्म की अगर बात करते हैं तो महावीर जी, वर्धमान महावीर जी जो 24 तीर्थंकर है जैनिज्म के, वो उसके रियल फाउंडर माने जाते हैं। लेकिन महावीर जी के पहले भी जैनिज्म सेंचुरीज ओल्ड था, मतलब उनसे पहले भी बहुत सारे सेंचुरीज पहले वो एग्जिस्ट करता था। और बुद्धिज्म जो है वो बुद्धा आने के बाद ही आ गया था। अभी यहाँ सीधा पॉइंट पे आते वक्त हमें क्या देखना है, ये जो क्वेश्चन है वो जैनिज्म के किसी एक रिलीजियस सेक्ट के बारे में पूछ रहा है। ठीक? जाहिर सी बात है कि अभी हम थोड़ा जैनिज्म की यहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो इसकी वजह से अभी पहले हमें ध्यान में रखना है कि अगर इस क्वेश्चन को हमें फोकस करना है या उसका सही चुनाव करना है, तो जैनिज्म की अगर बात करेंगे तो दिगंबर और श्वेतांबर ऐसे दो बेसिक सेट हमको मिलते हैं। ठीक है, और फिर वो जो सेट्स है एक ही फिलोसफी या आइडियोलॉजी में दो सेट कब आते हैं, जब कहीं ना कहीं दो जो एक फिलोसफी के फॉलोअर्स है उनमें कहीं ना कहीं जब डिफरेंसेस आते हैं तो अपने आप दो सेट हमें देखने को मिलते हैं। और ये थ्रू आउट द हिस्ट्री दिखा हुआ है। कितने भी मेजर फिलोसफी आप देखो, हर एक फिलोसफी में कहीं ना कहीं वो डिफरेंस आपको झलकेगा, जब एक हद तक या एक समय के बाद जाके उस फिलोसफी या उस आइडियोलॉजी के या विचारधारा के जो फॉलोअर्स हैं उनमें मतभेद आ गए। तो वैसा ही जैनिज्म में भी हुआ था, और दिगंबर और श्वेतांबर ऐसे दो आपके जो मेजर समुदाय है वो आपको देखने को मिले थे। और वैसे ही हमें पता है कि बुद्धिज्म में भी तीन मेन स्कूल सभी दिखते हैं, और जैनिज्म से भी ज़्यादा हमें बुद्धिज्म का थोड़ा बहुत पता होता ही है। तो हीनयान, महायान और वज्रयान, ये तीन बुद्धिज्म के स्कूल है। तो अभी जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि स्थानकवासी नाम का जो एक सेक्ट है या समुदाय है या संप्रदाय है, वो इनमें से या निम्नलिखित में से किसको बिलोंग करता था। अभी हमने पढ़ा है ओवरऑल आर्ट एंड कल्चर एंड एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, फिर भी अभी अभी सही चुनाव करने में कन्फ्यूजन हो रहा है, और ये डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन का नेचर क्या है वो पहले ध्यान में रखना है, ये डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो अगर पता है तो पता है, नहीं तो आपको आगे जाना पड़ता है। आगे जाना ये सबसे लास्ट ऑप्शन तो है ही हमारे पास, नेगेटिव मार्किंग ना हो इसलिए। बट थोड़ा सा रिस्क लेके है, क्योंकि यूपीएससी आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी और डिसीजन मेकिंग या चुनाव की जो आपकी ये है क्षमता है उसके ऊपर फोकस करती है। तो यहाँ कैसे कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड ये हमारा तो दोस्त हमेशा बना रहेगा। तो एलिमिनेशन मेथड की अगर बात करेंगे तो आप सी और डी को देखिए, वैष्णविज्म और शैविज्म। तो जो भी हमारा लिमिटेड नॉलेज है आर्ट एंड कल्चर के बारे में, जिसमें हम भक्ति मूवमेंट की भी बात करते हैं, इतना तो हमें एक बेसिक पता होता है कि वैष्णविज्म और शैविज्म ये जो दो संप्रदाय या समुदाय होते हैं, वो वैदिक रिलीजन या हिंदुइज्म का पार्ट है।
वो किसी भी हालत में जैनिज्म या बुद्धिज्म में आते नहीं है, इतना तो फिक्स है। और स्थानकवासी की जब हम बात करते हैं, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, हमें कभी भी ऐसा पढ़ने को मिला नहीं है एटलीस्ट जीएस में कि वैष्णविज्म या शैविज्म के अंडर वासी नाम का कोई सेट था। तो सेफली पहले हम इन दोनों को एलिमिनेट कर सकते हैं। सेफली ये फैक्चुअल क्वेश्चन होने के बावजूद भी हमें सही आंसर आने के लिए बेसिकली ये पहले दोनों को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इतना तो कंफर्म है, शैविज्म और वैष्णविज्म यही दो मेजर आपके सेक्ट हमें नॉर्मली पढ़ने को मिलते हैं। और वैष्णविज्म में तो सब सेक्ट हमें लगभग बिल्कुल ना के बराबर मिलेंगे जीएस की अगर बात करेंगे तो। शैविज्म में एक दो सेक्ट आते रहते हैं, उसमें से भी अघोरी नाम का कोई सेक्ट है, वो हमें पता होता है। पढ़ा है नहीं पढ़ा है बात अलग है। हमारे रोज के जीवन मान की अगर बात करेंगे तो भी अघोरी ये शब्द कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, किसी वेब सीरीज में मिलेगा, किसी टीवी सीरियल्स में मिलेगा, मूवीज में मिलेगा। तो अघोरी शैविज्म से जुड़ा हुआ इतना पता होता है। लेकिन स्थानकवासी कभी हमने पढ़ा नहीं है कि वो शैविज्म या वैष्णविज्म में है, तो शांति से उसको एलिमिनेट कर रहा है। फिर चुनाव आता है ए और बी, बुद्धिज्म और जैनिज्म। और अभी मैंने बताया कि जैनिज्म के कंपैरिजन में हमारा थोड़ा सा बुद्धिज्म का नॉलेज थोड़ा सा बेहतर रहता है, हर एक एस्पायरेंट का वो नॉलेज ज़्यादा रहेगा ही। और यूपीएससी का भी झुकाव बुद्धिज्म के ऊपर ज़्यादा रहता है कंपेयर टू जैनिज्म। तो बुद्धिज्म के हमें 3 मेजर स्कूल पता है और जैनिज्म के ये मेजर 2 पता है। तो हमें इन जो जैनिज्म और बुद्धिज्म के जो मेजर आपके संप्रदाय या समुदाय है, इसमें हमने ये भी देखा है कि बुद्धिज्म में भी हमें कभी स्थानकवासी पढ़ने को नहीं मिलता है। ज़्यादातर बुद्धिज्म के मेन हीनयान, महायान, वज्रयान के ऊपर ही कुछ क्वेश्चन आता है, या उसके अलावा भी अगर कोई यूपीएससी ने पूछा है तो ऑलरेडी यूपीएससी सबसेट पूछ चुकी है? और उसमें स्थानकवासी ये नाम कभी आया नहीं है। और एक दूसरी बात याद रखनी है कैसे इसके ऊपर आ सकते हैं। बुद्धिज्म हमेशा पाली लैंग्वेज के ऊपर उसका फोकस रहा है। जब तक वो महायान बुद्धिज्म बनकर संस्कृत में नहीं आया, तब तक पाली लैंग्वेज के ऊपर फोकस है। ये जो टर्म है स्थानकवासी, ये बहुत क्लोजली संस्कृत की तरफ झुकता है। और जैनिज्म ने भले ही प्राकृत का चुनाव किया हो लैंग्वेज के तौर पे, लेकिन बाद में जाके जब जैनिज्म एक्चुअली फैल गया था, तो उस समय जैनिज्म ने संस्कृत अडॉप्ट करना शुरू कर दिया था। और बहुत सारा जैनिज्म के लिटरेचर या उनके सेक्ट या इवन जैन जो मॉन्क्स है उनके गुरुओं के नाम, तीर्थंकरों के नाम बाद में जो आए थे, 24 तीर्थंकर हमारे बाद अलग है, उसके बाद के जो जैन मुनीज वगैरह गुरु जो आए थे, उनके नाम भी संस्कृत से मिलते जुलते आते थे। तो वहाँ हमें पता चलेगा कि कहीं ना कहीं ये नाम हमें इंडिकेट करेगा कि हमारा चुनाव जैनिज्म की तरफ जा सकता है। बुद्धिज्म में ये नाम हमें सुनने को नहीं मिलता, क्योंकि पाली लैंग्वेज और पाली लैंग्वेज से जुड़ा हुआ लगभग जो नाम रहता है वो क्लोजली हमें बुद्धिज्म की तरफ मिलता है। और इस लैंग्वेज के आधार के ऊपर भी आप थोड़ा सा अल्टीमेट रिस्क लेके आप चुनाव कर सकते हो और जैनिज्म की तरफ आ सकते हो। और जो स्थानकवासी और खास करके 2 चीजें हैं, मूर्ति पूजक, ये दोनों सब्जेक्ट जो आए थे वो श्वेतांबर जैनिज्म जो है, या जैनिज्म का जो मेजर डिवीजन आया था दिगंबर श्वेतांबर, उसमें से श्वेतांबर के अंडर आते हैं। और उसका मेन रीजन मैंने बताया, जब दोनों के बीच में डिफरेंसेस आते हैं तब आपका डिवीजन होता है। तो वैसे यहाँ पे भी ये था, स्थानकवासी और मूर्ति पूजक। तो एक जगह पे रह के, स्थानक मतलब लोकल, वासी रहने वाले, एक जगह पे रह के जैन धर्म का प्रचार करना है, ये जो जिम्मा लिया था वो नॉर्मली आपके स्थानकवासी थे। और ये बदलाव आया था क्योंकि जैनिज्म जो खुद भगवान में विश्वास नहीं करता था, वो भगवान में विश्वास करने लगा था और मूर्ति पूजा की भी प्रथा आने लगी थी। और इसलिए आपको एक सेक्ट मिलता है कि जो एक जगह पर रहकर जैनिज्म को फैलाना चाह रहा है, और दूसरा बेसिकली मूर्ति पूजा फैलाता है, इसलिए उसका नाम मूर्ति पूजक आया था। तो ये एंगल हम बाद में लास्ट में ध्यान में रख सकते हैं। तो भले ही वो रिवीजन करने के बावजूद नहीं हमें याद में आया कि हमने पढ़ा भी नहीं होगा, तो लैंग्वेज और खास करके बुद्धिज्म के जो सेक्ट्स है या मेजर बुद्धिज्म के जो समुदाय है, उसमें कहीं ना कहीं अगर हम चुनाव करना चाहेंगे या चुनाव करने की सोचेंगे, तो अपने आप हम सही आंसर की तरफ जाएंगे कि कहीं जितना मैंने पढ़ा है उसमें मैंने ये वर्ड बुद्धिज्म में मुझे याद नहीं आ रहा है, ये क्लिक नहीं हो रहा है। तो डेफिनेटली वैष्णविज्म शैविज्म तो हमने छोड़ ही दिया है, तो हम करेक्ट चुनाव की तरफ आ सकते हैं, दैट इज जैनिज्म। तो ये आपका सॉल्व करने का तरीका होता है कि भले ही वो कितना क्वेश्चन फैक्चुअल हो, पता है तो पता है, नहीं तो नहीं भी पता है, फिर भी धीरे धीरे थोड़ा सा लॉजिक लगा के कॉमन सेंस और ऑब्जर्वेशन, मैंने जैसे बताया अगोरी के मामले में भी, अगोरी ये टर्म हम ऐसे भी सुनते रहते हैं, तो थोड़ा सा जो हमारा कॉमन सेंस किया आजू बाजू जीवन का ऑब्जर्वेशन है, उसको लेके भी हम हमारे सही आंसर की तरफ आ सकते हैं। चलिए आगे और एक क्वेश्चन देखते हैं। फिर से फैक्चुअल क्वेश्चन है।
फैक्चुअल होने के बाद भी इसको कॉमन सेंस से हम सॉल्व कर सकते हैं। जैन फिलोसफी के 4 आपके प्रिंसिपल्स दिए हैं। यूनिवर्सल वर्ड कॉमन है, लॉ, ट्रूथ, फेथ एंड सोल। ठीक, ये 4 आपके तत्व दिए हुए या आपके प्रिंसिपल्स है। और उसमें से वर्ल्ड या यूनिवर्स का जो क्रिएशन है और उसका मेंटेनेंस, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन सा आपका जो तत्व है वो जिम्मेदार है, ये आपको चुनना है। फिर से आपने मान लीजिए जैनिज्म की बेसिक फिलोसफी पढ़ ली है, पढ़ने के बाद उसको रिवाइज भी किया है, बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट मोमेंट पे कन्फ्यूजन आ गया कि क्योंकि एक बार कई बार होता है, सब कुछ पढ़ने के बाद लगता है सब कुछ सही है, और क्योंकि जैनिज्म में ये सारे आपके प्रिंसिपल्स आते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको कोई ना कहीं मिलेगी जैन फिलोसफी में, तो फिर कन्फ्यूजन आना शुरू हो जाएगा। और फिर से वो डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन की तरह आपको सही चुनाव आया तो ठीक है, नहीं तो फिर से स्किप करना पड़ेगा। पर फिर भी अभी यहाँ पे हमारा पेशेंस थोड़ा सा रख के लेकिन क्विक डिसीजन तो लेना है, लेकिन पेशेंस रख के हमारा क्या है, थोड़ा सा हम रिकरेक्ट करने की कोशिश करेंगे और उसमें थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे, तो क्या पता चलेगा कि यूनिवर्स या वर्ल्ड या यूनिवर्स का क्रिएशन है और उसका मेंटेनेंस है। अभी जब यूनिवर्स के क्रिएशन की बात आती है तो कोई भी फिलोसफी लीजिए, वैदिक हो, जैन हो, आपकी बुद्ध हो, या और भी कोई रिलीजियस फिलोसफी लीजिए, एक क्रिएटर की हमेशा बात की जाती है, एक क्रिएटर की बात की जाती है। अभी जैन और बुद्धिस्ट फिलोसफी ऐसी है कि जो क्रिएटर के खिलाफ जाते हैं, जैन और बुद्धिस्ट फिलोसफी है वो क्रिएटर के खिलाफ जाते हैं। अभी कोई क्रिएटर जो है, जो सुप्रीम क्रिएटर माना गया है, जिसकी वजह से आपका नॉर्मली यूनिवर्स या वर्ल्ड पैदा होता है और वो मेंटेन किया जाता है, ठीक, तो उसमें जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे भी देखेंगे कॉमन सेंस के हिसाब से, यूनिवर्सल ट्रूथ की वजह से ऐसा वर्ल्ड पैदा होता है, ये बात हजम होने वाली नहीं है। क्यों? जैनिज्म, बुद्धिज्म क्या बाकी फिलोसफी जब हम पढ़ते हैं उसमें हमने ये भी पढ़ा होता है, वो रैशनैलिटी की बात करते हैं, वो ब्लाइंड बिलीफ और सुपरस्टिशन के खिलाफ आपको बेसिकली एडवोकेट करते हैं या सपोर्ट करते हैं, जो वैदिक धर्म में आपकी ऑर्थोडॉक्सी आई थी, सुपरस्टिशन, ब्लाइंड बिलीफ वगैरह सब वैदिक धर्म की वजह से प्रमोट हो रहा था, उसके खिलाफ उन्होंने रीजनिंग रैशनैलिटी की बात की थी। तो रीजनिंग रैशनैलिटी की जब बात करेंगे तो ऐसी फिलोसफी यूनिवर्सल ट्रूथ की वजह से आपका वर्ल्ड पैदा होता है और वो मेंटेन होता है, ऐसा तो बोल नहीं सकती है, उसकी अपनी फिलोसफी में ही कॉन्ट्रोडिक्शन आ जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। सेम चीज बाकी दोनों ऑप्शंस को भी लगेगी। जो जो आपकी फिलोसफी रैशनैलिटी और आपकी साइंटिफिक टेम्पर या रीजनिंग की बात करती है, वो यूनिवर्सल फेथ पे वर्ल्ड क्रिएट हुआ और उस फेथ पे आपकी बेसिकली पूरा वर्ल्ड चल रहा है, ये बात नहीं करेगी। और यूनिवर्सल सोल, आत्मा की मुक्ति की बात हर एक फिलोसफी ने की है। वो आत्मा की जो मुक्ति की बात हो रही है, वो आत्मा कोई दुनिया, मतलब भले ही वो यूनिवर्सल सोल हो, है, तो यूनिवर्सल सोल अगर आपका वर्ल्ड पैदा कर रहा है, ऐसा बोलने से अच्छा है कि वो लोग बोल देंगे कि यूनिवर्स किसने क्रिएट किया है, एक क्रिएटर कोई है, उसने यूनिवर्स पैदा किया है, ऐसा बोल देते ना, जो वैदिक रिलीजन ने बोला है। तो कोई यूनिवर्सल सोल ऐसा नहीं है कि जो आपका पूरा वर्ल्ड क्रिएट करने वाला है और उसको मेंटेन करने वाला है, क्योंकि हर एक फिलोसफी इंक्लूडिंग जैन फिलोसफी आत्मा की मुक्ति की बात करेगी। तो कॉमन सेंस की बात करेंगे तो अपने आप ये तीनों ऑप्शंस कट हो जाएंगे, ये ट्रूथ, फेथ एंड सोल, ये फिलोसफी के बाकी एंगल्स में आ सकते हैं या बाकी डायमेंशन में आ सकते हैं, बट वर्ल्ड के क्रिएशन में या उसके मेंटेनेंस में आना पॉसिबल नहीं है। तो जाहिर सी बात है, वर्ल्ड अगर क्रिएट होता है या वो आपका मेंटेन भी होता है, उसका जो भी फंक्शन वगैरह चलता है वो किसी एक पर्टिकुलर लॉ या सिस्टम की वजह से चलता है। इसका कॉमन लॉजिक हम हमारे लाइफ से भी लगा सकते हैं। हम भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, हम भी पूरा कंट्री या पूरे हर एक दुनिया का हर एक कंट्री एक सिस्टम या गवर्नेंस के हिसाब से चल रहा है। हम IAS के लिए क्यों आ रहे हैं, एक गवर्नेंस की एग्जाम है, प्रशासन की एग्जाम है? तो सिस्टम और आपका इंस्टीट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें भी थोड़ी ध्यान में रखें, तो अपने आप आपको आंसर मिलेगा। यूनिवर्सल लॉ है, एक आपका अनसेट लॉ है, कभी वो लॉ सेट हुआ है, उसके हिसाब से यूनिवर्स आपका पैदा होता है और वो मेंटेन किया जाता है, ठीक, और वो साइकिल चलते रहता है। अपने आप ज़्यादा पढ़ने के बावजूद अगर भूल गए हैं सपोज, है, तो भी हमारा आंसर क्लियरली हमें मिल जाएगा। तो आंसर यहाँ पे ए है। तो आई थिंक अभी क्लियर चीज़ें हो रही होगी आपको कि कैसे ज़्यादा पढ़ा नहीं होगा या पढ़ने के बाद अगर रिवीजन नहीं हुआ या रिवीजन होने के बावजूद भी अगर याद नहीं आ रहा है, तो कैसे हम आंसर की तरफ आ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं।